हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। माय नेम इज आशीष गर्ग और अब मैं आपके सामने लेके आया हूं आज के सेशन में पार्ट 2, जहां पर हम मेजर ऑथर्स और राइटर्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वाले पार्ट में आपने देखा होगा, आई एम श्योर आपको देख के अच्छा भी लगा होगा। तो कैसा लगा आपने कमेंट करके मुझे बताया, नहीं बताया अभी तक तो जाके फटाफट से बताएं और उस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो उसमें हमने चार्ल्स डिकेंस, एमिली ब्रॉन्ट, हमने शेक्सपियर, हमने इन सारे लोगों के बारे में बात करी थी, जेफरी चॉसर, कि इनके क्या मेजर वर्क्स रहे हैं, क्या इन्फ्लुएंस रहा था, मेजर कैरेक्टराइजेशंस कौन कौन सी थी, कौन कौन से इन्होंने एरा में लिखा है और उसका क्या इन्फ्लुएंस आगे पड़ा है। ये सारी बातें हमने उस वाले पार्ट 1 में देखी थी। तो आज पार्ट 2 में जब हम चल रहे हैं तो वी विल स्टार्ट, हमने यहाँ छोड़ा था, सो विल स्टार्ट विद जॉन कीट्स। अब जॉन कीट्स का जो आप बोल सकते हो कि एक एरा रहा था, that was from 1795 to 1821. So John Keats was a renowned English romantic poet थे, known for his lyrical and sensuous poetry. So lyrical and sensuous poetry लिखते थे, ये romantic थे। तो जिसमें को भी अगर romance के बारे में कुछ जाना है तो वो यहाँ पर आप देख सकते थे। So romantic poet celebrated for his odes, including Ode to a Nightingale, Ode to a Grecian Urn, ये सारी चीज थी। और ये Ode to a Nightingale तो बहुत ही अच्छी वो है, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं, वेरी नाइसली रिटन। उसके बाद इनके साथ अगर हम और देखें तो जॉन कीट्स वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 31, 1795 में इनका जन्म हुआ था इन लंदन, इंग्लैंड। ही वाज एल्डेस्ट ऑफ 4 सिबलिंग्स। आगे चीजें दिखते हैं। कीट्स रिसीव्ड अ क्लासिकल एजुकेशन एट एनफील्ड एकेडमी, तो ये एक इंपॉर्टेंट आप चीज देख सकते हैं, and later became a medical apprentice. However, his passion for poetry led him to abandon his medical career to pursue literature, poetic career. So basically आपसे क्वेश्चन अगर उन्होंने पूछ लिया कि कौन था जिसने अपना मेडिकल करियर छोड़कर पोएटिक अपना करियर चूज किया था, तो आप जॉन कीट्स का नाम ले सकते हैं। फिर ओड टू अ नाइटिंगेल 1819 में आई थी, एंड ओड टू ये भी 1819 में। दिस ओड इज वन ऑफ कीट्स मोस्ट फेमस वर्क। इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ immortality, transience of life and the contrast between the mortal world and the eternal song of the nightingale. तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कब है या कौन से इन्होंने काम यहाँ पर लिखे थे। अगला देखते हैं। फिर ओड ऑन मेलनकली, अगेन 1819, टू ऑटम 1819। In this poem, Keats addresses the complex nature of melancholy. Melancholy क्या होता है? Sadness, समथिंग दैट इज सैडनेस, उसके बारे में बात है। एंड द इंटरप्ले बिटवीन प्लेजर एंड प्लेन, कैसे प्लेजर और प्लेन के बीच में जिंदगी है ना चलती रहती है, और ये तो सच बात है भी। ठीक है। ऑटम उन्होंने लिखी थी, ला बेल डैम्स एंड मर्सी 1819 में, एंडीमियन 1818 में, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में है। दिस नैरेटिव पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ अ नाइट who encounters a beautiful but ultimately treacherous fairy like woman. ठीक है। तो ये बहुत सारी पुराने टाइम में ऐसी स्टोरीज और ऐसी पोम्स आपको बहुत सारी मिलेंगी जहाँ पर आपको ट्रेचरी, आपको धोखा देने वाले, आपका पेन, प्यार, मतलब बहुत सारी आपको लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें काफ़ी देखने को मिल जाती है। तो जॉन कीट्स इज नोन फॉर दैट। देन द ईव ऑफ सेंट एग्नेस 1819 में, ब्राइट स्टार, देखिए कितने सारे इन्होंने लिखे हैं 1819 में। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैंपियंस होमर 1816 में इन्होंने लिखी थी ये, एंड व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी 1818 में। तो बेसिकली आपको ये नाम पता होने चाहिए और ये कब कब लिखी थी। ये जिसपे मैंने सर्कल लगाया और अंडरलाइन लगाया, इसका आप डेफिनेटली प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इनको एंड मेक नोट, सो दैट आपको इनके बारे में पता चल जाए कि इन्होंने कौन कौन से ये चीजें लिखी हैं। ठीक है। Where John Keats made significant contribution to English literature during the early 19th century as a prominent figure of the Romantic movement. ठीक है। सो इनोवेटिव पोएट्री लिखी थी इन्होंने। ठीक है। ओड्स बहुत सारे लिखे हैं। Keats odes including Ode to a Nightingale, Ode to a Grecian Urn, Melancholy, Autumn are celebrated for their lyrical beauty and exploration of complex themes. तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दे के देख सकते हैं। सेंचुअसनेस एंड ब्यूटी, काफी इनके में रोमांस था, तो रोमांस में ब्यूटी का एक्सप्लोर करना या उसको एक्सप्लेन करना, सेंचुअसनेस को एक्सप्लोर करना, दैट वाज देयर। सो दैट इज देयर। नेचर एंड इमेजिनेशन, एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रांजिएंस, ठीक है, एंड फ्रेंडशिप विद अदर पोएट्स। ठीक है। सो कीट्स हैज क्लोज फ्रेंडशिप विद अदर रोमांटिक पोएट्स इंक्लूडिंग पर्सी बायशे, शेली एंड लॉर्ड बायरन. These friendships influenced his work and led to intellectual exchanges on literature, philosophy. तो ये भी आपके ऊपर एक क्वेश्चन
बन जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखें उनकी इमेजिनेशन, उनका कैरेक्टर्स को बहुत ब्यूटिफाई करके दिखाना, रिलेशनशिप्स को सेंशुअसली ट्रीट करना, ये सारी की सारी वो पॉइंट्स हैं जो आपको जॉन कीट्स के राइटिंग में दिख जाएंगी इन द पोएम्स, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन लेटर पोएट्री क्या था? Keats' innovative use of language in his exploration of the imagination have had a profound influence on subsequent generation of poets, ठीक है, and writers. His work continues to be studied and admired for its enduring relevance. Critical reception and legacy क्या रहता? While Keats faced mixed reviews from critics during his lifetime, he is now regarded as one of the great. ये तो हमेशा होता है यार, हमेशा होता है। जिस समय आप जब लिखते हो ना तो उस टाइम के लोगों को उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन बाद में यू एडमायर दोज मूवीज। जैसे कोरा कागज़ अगर आपने मूवी देखी हो तो उस टाइम पे इट डिडंट वर्क, ठीक है ना। कागज़ के फूल, इट डिडंट वर्क, लोगों को समझ ही नहीं आई। गाइड कितने आगे की मूवी थी। लम्हे, देयर वाज अ मूवी बाय यश चोपड़ा जो उस टाइम से बहुत आगे की मूवी थी, एंड वो लोगों को लगा ये क्या दिखा दिया आपने हमें, यू नो। बट देन सडनली अब इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कल्ट क्लासिक। ऐसी बहुत सारे क्रिएटिव पीसेस होते हैं हमारे पास, तो वो चीज़ है। फिर आता है हमारे पास 12th नंबर पे टी.एस. इलियट, ठीक है। 1888 से 1965 के बीच में ये आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टी.एस. इलियट, थॉमस स्टर्न्स इलियट, इनका ये पूरा नाम है, ये आप याद कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वॉज अ हाईली इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन ब्रिटिश पोएट थे, एसेइस्ट, प्लेराइट एंड क्रिटिक। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये क्या क्या लिखते थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। He is considered one of the most important literary figures of the 20th century, a modernist poet known for The Wasteland and the love song of J. Alfred Prufrock. अर्ली लाइफ में तो कब इनका जन्म हुआ था? वॉज बॉर्न ऑन September 26, 1888 in St. Louis, Missouri, USA. He attended Harvard University where he studied philosophy and earned a bachelor's degree. ठीक है। इलियट बिगिन पब्लिशिंग, तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्या क्या लिखा था। पब्लिशिंग कब से स्टार्ट करी थी? 1910s में स्टार्ट करी थी, एंड ही गॉट रिकग्निशन विद द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक in 1915. His collection of poems, The Wasteland, in 1922, is often considered one of the most significant poems of the 20th century. So this is important. It is also known for its complex structure, narrative, ठीक है। सो ये थोड़े से मॉडर्न टाइप के थे, 20th सेंचुरी के। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, फिलोसफी में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी। और इनकी जो ये दो आप देखते हैं पोएम, द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक एंड जो इन्होंने द वेस्टलैंड में कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखी थी, इसको काफ़ी क्रिटिकल क्लेम मिला था एंड काफ़ी वेल रिसीव्ड पोएम्स थी ये फ्रॉम हमारे टी.एस. इलियट, ठीक है। तो लव सॉन्ग बाय जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक 1915 में आई थी। दिस ऑफन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सेमिनल वर्क्स ऑफ मॉडर्निस्ट पोएट्री, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपको इनर थॉट्स होते हैं ना, जो किसी के कॉन्टेम्पलेशन कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे परसेप्शंस क्या हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। द वेस्टलैंड 1922, perhaps Eliot's most famous work. The Wasteland is a complex and multi-layered poem that reflects the disillusionment and fragmentation of post-World War I. The Hollow Man in 1925. So basically आपको नाम और ईयर पता कर लेना चाहिए। And this poem explores the spiritual emptiness. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या बताती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। So this poem explores the spiritual emptiness also. Next one, Ash Wednesday. Ash Wednesday in 1930, Journey of Maggie in 1927, four quartets 36 to 42, ठीक है। ये आपके सामने थे। मरीना इन 1930, ये इस एरा में इन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट। जर्नी ऑफ मैगी, इन दिस पोएम एलियट रीइमेजिन्स द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ मैगीज जर्नी टू सी इन्फेंट जीसस, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सैक्रिफाइस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने लर्निंग के लिए, आप अपनी लर्निंग के लिए कि कौन से उसमें नॉवेल्स में क्या क्या था। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज़्यादा इस पर समझाने वाला कुछ है नहीं वैसे। सो देयर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको जाके देख सकते हैं। दिस विल रियली गिव यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉडर्न कंडीशंस, ठीक है। तो मॉडर्न कंडीशंस में क्या क्या इस वक्त
सेटअप में क्या क्या कंडीशन थी, क्या लोगों का सोचने का नजरिया था, लोग कैसे थे, उसके ऊपर ज्यादा लिखते थे हमारे टीएस इलियट जी। रिवाइवल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री हो गया था इसमें, रिलीजियस थीम्स पे काफी वो लिखते थे, ठीक है। जैसे आप देखते हो वर्क्स लाइक द फोर क्वार्टेट्स आर meditations of time, memory, faith, and redemption. His exploration of spirituality played a significant role in literature of his time. ठीक है, अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म इनको क्या मिला था वो देखते हैं। तो इलियट वाज अ प्रोलिफिक लिटरेरी क्रिटिक who essays had a profound impact on the study of literature. He advocated for a traditionalist approach to literature, emphasizing the importance of classicism and formalism in poetry. His influential essays collected in the books like The Sacred Wood 1920 and the Selected Essays in 1932 continue to shape the field of literary criticism. Nobel Prize in Literature. In 1948, T.S. Eliot was awarded the Nobel Prize in Literature for his outstanding contribution to poetry. Very important information from your exam point of view. Very important from your exam point of view information. इसको please आप देख लीजिए. Cultural influence. Eliot's work had a lasting impact not only on literature but also on the broader culture. Phrases and lines from his poetry have become part of common lexicon. Lexicon क्या होता है? Dictionary. The way you speak, the words. So lexicon का दूसरा word is dictionary. And his ideas about poetry and society has influenced generation of writers and thinkers. फिर आते हैं हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ। ये तो भाई साहब आपको पता होंगे, वेरी फेमस 1770 to 1850 में था। A leading figure in the romantic movement, again known for his poems like I Wandered Lonely as a Cloud. William Wordsworth was a prominent English romantic poet who, along with Samuel Taylor Coleridge, played a key role in the romantic literary movement. ठीक है, तो ये दोनों के दोनों was born on April 7th in Cockermouth, Cumberland, England. He lost both his parents at a younger age and was raised by his relatives. He attended St. John's College, Cambridge, and later took a walking tour of Europe, which had a significant influence. ठीक है, तो lyrical ballet इन्होंने लिखी है। In 1798, Wordsworth, along with Coleridge, published Lyrical Ballad, a groundbreaking collection of poems that marked the beginning of romantic literary movement. तो ये बहुत important information है कि यहाँ से beginning of romantic literary movement in England start हुआ था by lyrical ballads written by William Wordsworth along with Coleridge. ठीक है, William Wordsworth made significant contributions. क्या क्या उन्होंने किया था? Pioneering romanticism. Pioneering romanticism का मतलब क्या होता है? He was the torch bearer, जिन्होंने start किया था ये, ठीक है ना, romantics. तो रोमांटिसिज्म जो चीज थी इन्होंने वहां से स्टार्ट करी थी। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। हाँ जी, ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट किया था वहां से। सो वर्ड्सवर्थ अलॉन्ग विद सैमुअल टेलर कॉलरिज, जैसे मैंने आपको बताया, लिरिकल बैलेड्स, अगेन इट्स रेपिटेशन। नेचर पोएट्री, Wordsworth is often celebrated as a nature poet. His poetry imbued with a deep reverence of the natural world and belief in its transformative power. He saw nature as a source of solace. Solace क्या होता है? जहाँ पे शांति मिल जाए आपको. Inspiration, spiritual insight. Works like lines composed a few miles above Tintern Abbey and I wandered lonely as a cloud or daffodils exemplify his love for nature. So basically nature lover थे, तो nature के बारे में भी ये काफ़ी सारी चीज़ें जो थे वो वहाँ लिखते थे. That was there. Lines composed a few miles above Tintern Abbey 1798 में. This poem reflects on the restorative power of nature. किस तरीके से आप nature की जो power है उसको restore कर सकते हैं. The speaker revisits a rural landscape and experiences a profound connection with the same. I wandered lonely as a cloud, also known as daffodils, in 1804. In this famous poem, Wordsworth describes the sight of field of golden daffodils कि कैसी लगती है वहाँ पे, and how the memory of that scene uplifts his spirits in moment of solitude. कई बार होता है ना, जब आप कंट्री साइड में घूम रहे होते हो और आपको ये खेत खलियान दूर तक दिखाई देते हैं, तो कभी कभी आप उन चीज़ों को याद करके ही आपके चेहरे पे हंसी आ जाती है इन टाइम्स ऑफ जब आप थोड़े अकेले होते हो, थोड़े सैड से होते हो, है ना. सो वो यहाँ पर था. फिर टू द कुकू इन 1802, द टेबल्स टर्न इन 1798, नथिंग इन 1798,
ये सब के बारे में 2-2 लाइनें लिख रखी हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ वर्क. Tintern Abbey, full title is Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey on Revisiting the Banks of the Way. पूरा नाम देख लीजिए इसका. This is the full name of the book. ठीक है. This reflective poems explores the enduring relationship between the speaker and the landscape around Tintern Abbey. ठीक है. फिर Nothing, The Simple Pass, The Solitary Reaper, very good one. ये तो मैंने भी पढ़ी है. The Solitary Reaper, 1807. This I have also read. मेरे स्कूल में थी ये. This poem captures the enchanting sight and sound of a solitary female reaper working in the Scottish Highlands. The scene is described as a source of timeless and universal beauty. Very nicely written poem here. The daffodils in 1804 focus on everyday language. तो basically जो इनकी जो भाषा होती थी ना वो काफ़ी आपको अपनी सी लगेगी, अपनी everyday language की तरह यूज़ करते थे. ठीक है. Argued with the use of plain everyday language in the poetry. He believed that the poetry should speak to the common people so that उनको समझ तो आए आप लिख क्या रहे हैं. अगर आपने इतनी भारी भरकम भाषा लिख दी तो उनको समझ कैसे आएगी. That was his school of thought. Exploration of human emotion, autobiographical poetry भी इन्होंने काफ़ी सारी लिखी हैं जो इनको बहुत हेल्प करी. ठीक है. The Prelude, also known as the Prelude or Growth of a Poet's Mind. This is Wordsworth's magnum opus and one of the most extensive autobiographical poems in English literature. It's divided into multiple books and explores his early years, education, encounters with nature and his growth as a poet. So this is important. This part is important. इसको आप अपने exam point of view से देख सकते हैं कि उनकी सबसे मैग्नम ओपस अगर पूछा जाए या फिर वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव ऑटोबायोग्राफिकल वर्क पूछा जाए तो आप बता सकते हो इट इज द प्रिल्यूड. पूरा नाम आपके सामने यहाँ पे लिखा है. माई हार्ट लीप्स अप, ऑल्सो नोन एज द रेनबो. ये नाम आ सकते हैं जिनका नाम आपको 2-2 बार दे रखा है. जैसे माई हार्ट लीप्स अप, उसको रेनबो भी कहते हैं. तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि ऐसा कुछ है या नहीं. फिर एक्सपोर्ट्यूलेशन एंड रिप्लाई एंड द टेबल्स टर्न from conversation poems. These two poems are part of series of poems that engage in a dialogue between Wordsworth and his friends Matthew. तो उनके बीच में ये डायलॉग है, कॉन्वर्सेशन है, उसके बेसिस पे इन्होंने ये लिखकर पोएम लिखी है. फिर माइकल, लूसी सीरीज, लेक पोएट्स, ये सारे के सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने अपने इसमें बताई थी. आप इसको भी रेफर कर सकते हैं. यू कैन रेफर दीज एज वेल. ठीक है. एंड टेक दी स्क्रीनशॉट फॉर इम्पॉर्टेंट. तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला स्लाइड. ठीक है. अगर लेकिन आपको फिर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये. अदरवाइज दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने आपको ऑलरेडी वहाँ पे बता दिया. नेक्स्ट वन, लेगेसी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटलिज्म की एनवायरमेंट और नेचर के ऊपर ज़्यादा लिखते थे. विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री कंटेन एलिमेंट्स दैट रेजोनेट विद थीम्स ऑफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटलिज्म. ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास फिल इन द ब्लैंक या मैच द कॉलम में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ जनरली कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट के लिए भी लिखते थे. एंड वर्ड्सवर्थ डीप कनेक्शन टू नेचर एंड सेलिब्रेशन of the natural world in poetry contributed to later environmental movements also. So basically अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको 4-5 ऑथर्स दे दिए उसके बाद इधर मैच द कॉलम है और मैच द कॉलम में लिखा था नेचर लवर और इधर वर्ड्सवर्थ का नाम है तो आप उसको मैच कर सकते हो. या कंजर्वेशन उसके बारे में है तो उसमें मार्क कर सकते हो. दिस इज हाउ इट वर्क्स. दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है. रेवरेंस ऑफ नेचर, ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर, सिंप्लिसिटी एंड प्रिजर्वेशन, ये सारे के सारे उनके जो थीम्स थे जनरली वो बताए गए हैं ऑफ वर्ड्सवर्थ. ठीक है. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर साइड हो जाता हूँ, आप इसको देख सकते हो. दिस विल रियली वर्क फॉर यू. फिर कंजर्वेशन ऑफ रूरल लाइफ. मेनी ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम्स आर सेट इन रूरल लैंडस्केप्स टू डिपिक्ट लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल एंड दैट इज व्हाई ही वांटेड टू यूज कॉमन लैंग्वेज आल्सो. ठीक ना, कॉमन वे ऑफ राइटिंग. बिकॉज जब वो कॉमन पीपल के लिए लिख रहे हैं तो एटलीस्ट कॉमन पीपल को समझ तो आए क्या लिख रहे हैं. सो दैट्स व्हाई ही वाज मोर इनटू कॉमन लैंग्वेज या ऐसी सिंपल लैंग्वेज जो दूसरे इंसान को भी समझ में आए, लेमैन. ठीक है. Poet laureate in 1843, Wordsworth was appointed poet laureate of United Kingdom. Again, this is an important point. This is an important point कि 1843 में वर्ड्सवर्थ को
पोएट लॉरिएट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, अ रिकॉग्निशन फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर, वो मिला था, ठीक है। देन 14th नंबर पे आपके पास जो आते हैं राइटर, वो है होमर, 8th century BCE, the legendary ancient Greek poet credited with the epic poems the Iliad, the Odyssey. Homer, the legendary ancient Greek poet, traditionally attribute to the consumption of the epic poems like this, is a figure about whom very little is known. बहुत कम पता है इनके बारे में regarding his early life. In fact, there is a great deal of mystery and debate surrounding his existence and biography. ठीक है, तो ये होम टाउन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पढ़ना चाहो तो आप इसमें से पढ़ सकते हो। अदरवाइज होमर कब से कब तक थे, इनके बारे में थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इनकी एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन अप्रॉक्सीमेट टाइम जो इनका है वो दी अराउंड 18th century BCE, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ये आप इसको पढ़ सकते हो। नॉट मच टू टॉक अबाउट हियर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इनकी क्या थीम्स रही थी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इनके होमर के वर्क्स की थीम क्या थी। सो फर्स्ट वाज हेरोइज्म, सो बोथ एपिक्स आर सेंटर्ड अराउंड हेरोइक फिगर्स, Achilles in the Iliad and the Odysseus in the Odyssey, heroic idols of bravery, honor. So basically जब हम किसी bravery, ठीक है, या ऑनर या किसी वैलर की बात करते हैं ना, या हम वैलर की बात करते हैं, तो इसमें आपको होमर का नाम याद आना चाहिए। और होमर के जो दो आपके सामने ये प्लेस दिख रहे हैं, ये और ये, इनका नाम याद कर लो, बस इतना सा काम कर लोगे अगर आप होमर के बारे में। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। आपको पता होना चाहिए कि वो 8th century BCE में प्रेवेलेंट थे, 8th century BCE में। उसके अलावा ब्रेवरी, ऑनर और वैलर की बातें करते थे। उनके प्लेस के दो नाम क्या हैं, ये और ये नाम है, इनको याद कर लो बस। होमर के बारे में इतना याद करना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको कोई करने की जरूरत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है जी। तो हम इसको हम यहाँ पर से आगे चल सकते हैं। आई कैन स्टिल गिव इट टू यू, ठीक है जी। चलिए ये हो गया। अब आते हैं हम सैमुअल बेकेट पे। सैमुअल बेकेट 1906 to 1989, ठीक है, ये अभी रिसेंटली इसमें तक हुई है, हमारे 90s के वो हैं उसमें थे। तो सैमुअल बेकेट वॉज एन इन्फ्लुएंशियल एंड एवेंगार्ड आयरिश प्ले राइट थे, ये novelist, poet and director. He is best known for his innovative and existentialist work that often explore themes on human suffering. ये important है, किस चीज पे लिखते थे, absurdity and the search of meaning in a seemingly meaningless world. Known for his plays Waiting for Godot, ठीक है, Waiting for Godot, ठीक है, and his contribution to the theatre of the absurd, ठीक है। ये दो चीज़ें आप याद रख लें इनके बारे में, कब हुए थे पैदा, ये देख लीजिए, क्या क्या करते थे, प्ले राइट, नॉवलिस्ट, पोएट, डायरेक्टर, और ह्यूमन सफरिंग, एब्सर्डिटी एंड द सर्च ऑफ मीनिंग इन अ सीमिंगली मीनिंगलेस वर्ल्ड, ऐसी चीज़ें ये इसके बारे में लिखते थे, ठीक है। तो सैमुअल बार्कले बेकेट, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है, वॉज बॉर्न ऑन April 13 इन डबलिन, आयरलैंड, इनटू अ प्रोटेस्टेंट एंग्लो आयरिश फैमिली, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बात पता होनी चाहिए। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो मच कैन बी आस्क्ड। क्या क्या इन्होंने वो दिया था, सो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, वेटिंग फॉर गोडॉट इन 1953 इज अ सेमिनल वर्क इन दिस जॉनर, ठीक है। तो आपको नाम पता होना चाहिए बेसिकली कि सैमुअल बेकेट का मेजर इंपॉर्टेंट काम क्या किया है उन्होंने, दैट शुड बी प्रीटी मच क्लियर टू यू बाय ऑथर्स। बाकी ऑथर्स के बारे में अगर आप पढ़ने पे जाओगे ना, तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बट क्या आपको सारा कुछ पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, द आंसर इज नो। सो उसके लिए ही ये इंफॉर्मेशन आपके सामने मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। फिर वेटिंग फॉर गोडॉट इन 1953, दिस इज परहैप्स बेकेट्स मोस्ट फेमस प्ले, known for his exploration of existential themes and the concept of waiting. It follows two characters, Valdemar and Estrogan, as they wait for someone named Godot who never arrives. The play is often interpreted as an allegory of the human condition. So ये important चीज़ है कि आपको इसके बारे में पता हो चलो, क्योंकि ये बहुत influential and उनका most famous work में से आता है। फिर एंड गेम 1957 में, क्रैप्स लास्ट टेप 1958, हैप्पी डेज इन 1961, उनके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। दिस यू कैन गो, सो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड यू कैन स्टार्ट रीडिंग
it as notes as well. This will really help you out. Otherwise थोड़ा सा Godot के बारे में ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेजरली आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं, उनमें से एक गलत नाम दे देंगे. तो दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न कि 1 2 3 4 ये जो लिखे हैं इन्होंने, ये नाम आपको पता होने चाहिए. ऑलराइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. फिर प्ले इन 1963 में लिखा था, नॉट आई 1972, फुटफॉल्स 1976, रॉकअबे इन 1981. ठीक है, सो अनदर शॉर्ट वन एक्ट प्ले, रॉकअबे, features a solitary woman who listens to recordings, ठीक है, of herself recounting her life experiences. It explores themes of solitude, reflection and the passage of time. ठीक है. Catastrophe in 1982, Ohio Impromptu in 1981. So he was very innovative, dramatic techniques use करते थे वो. He used to use innovative dramatic techniques. Beckett's plays are known for their experimental and minimalist approach. He used techniques such as sparse dialogue, तो कम dialogues हो, repetitive language, symbolic imagery दिखाते थे to convey the absurdity, right? Existentialism कैसे करते थे? Beckett's work are deeply rooted in existentialist philosophy, which explores the individual search for meaning. तो जो है ना, कई लोग हम हैं क्यों, why are we here, हमारा होने का रीजन क्या है, एंड उसको एक्सप्लोर करते हैं. when you find out the true meaning in this meaningless world, then उसके बारे में वो ज़्यादा लिखना पसंद करते थे. ठीक है. So prose and fiction, while Beckett is best known for his plays, he also made significant contribution to English literature through his novels and prose. His trilogy of novels, including Molloy and Malone Dies and Unnameable in 1953, challenges traditional narratives. ठीक है, तो ये कहते हैं. Some of his notable prose and fiction works are Murphy in 1938. ये सारे नाम प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा. This is very important to learn all the names. All the names of different authors, poets, writers. ये आपको जरूर पता होना चाहिए, because this will really help you out. What, Malone Dies, Unnameable, तो ये text for nothing, ये सारे के सारे हैं. इनका स्क्रीनशॉट आप ले लो और इनको आप एक बारी पढ़ लेना. This is important from your exam point of view. ठीक है. How It Is, Company in 1980, Third Scene, Third Set, 1981, Stirring Still, 1988. So there's a lot of work that he has done. तो ये आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट नाम जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन से नाम इन्होंने लिखे हैं. which are the work. Recognition and influence, ये important है, ये पढ़ लेते हैं. Beckett's impact on English literature and drama is immeasurable. He's received numerous awards, including the Nobel Prize in Literature in 1969. Again, very important information. Important information. आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इनमें से किस किस को नोबेल प्राइज मिला है इन लिटरेचर. ठीक है, तो 3 नाम दे देंगे, एक चौथा नाम दे देंगे. जिसको नहीं मिला होगा वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है इनमें से किसको मिला है. तो 3 गलत होंगे, एक सही होगा, तो आपको उसको मार्क करना है. या फिर मैच द कॉलम होगा, नाम होगा और कौन से ईयर में इनको नोबेल प्राइज मिला है, तो उससे भी आपको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. तो ये नोबेल प्राइज आपको जरूर पता होने चाहिए कि कहाँ पर किस किस को मिला है. सो नोबेल प्राइज लिटरेचर in 1969 मिला था बेकेट को. ठीक है. फिर आते हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन 1874 to 1963 का इनका रहा था. Robert Frost was an iconic American poet for his vivid and evocative depictions of rural life, nature. So again, अगर आप देखें, when you are coming to the 90s, 1936, 48, ये वाला जो एरा है, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं लोगों के बारे में लिख रहे हैं, उनके सफरिंग्स के बारे में लिख रहे हैं, what have they suffered, उनका थॉट प्रोसेस के बारे में लिख रहे हैं, नेचर के बारे में लिख रहे हैं. वो सेम चीज़ आप यहाँ पे देखते हैं. तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ये इनका पूरा नाम है. ठीक है. वॉज बॉर्न ऑन March 26, 1874 इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया. ठीक है. तो ये यहाँ पर हुए थे. अवार्ड्स एंड रिकग्निशन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिसीव न्यूमरस अवार्ड्स एंड ऑनर्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, इंक्लूडिंग 4, ये इंपॉर्टेंट है, 4 पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री. अब आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए, जहाँ पर आपको लिखा पुलित्जर प्राइज इज गिवन फॉर व्हाट,
ठीक है, इज गिवन फॉर व्हाट, किस किसने जीता है, हु हैज वन इट, ठीक है, कितनी बार जीता है पॉसिबली, ये सब चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, इन ईयर्स भी दे रखे 1924, 1931, 1937 एंड 1943। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज वन पुलित्जर प्राइज इन दीज ईयर्स, 1 2 3 4, एक गलत होगा उसमें से वो मार्क करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है। तो 1924, 31, 37 एंड 43 में ही गॉट द पुलित्जर प्राइज। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेड सेवरल सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। उन्होंने क्या क्या लिखा? ऑन रूरल पोएट्री ही हैज रिटन मोइंग, दिस पोएम डिस्क्राइब्स द एक्ट, ठीक है, ऑफ मोइंग ग्रास एंड रिफ्लेक्ट्स on the quite contemplative moments found in routine tasks. The pasture, birches, ये सारे उनके good poems हैं जो उन्होंने लिखी थी। ठीक है, The road not taken, ठीक है, Stopping by the woods on a snowy evening, After apple picking, The wood pile, these are all good poems written by this person, and you can easily remember these names also कि उन्होंने नेचर के बारे में, people he has written, so these are the things and the themes on which he has written so much. ठीक है, mending wall, 2 tramps in mud time, home burial, the death of the hired man, narrative poetry, ठीक है, तो ये सारी लिखी है। फिर उन्होंने नेक्स्ट लिखा है नैरेटिव पोएट्री, जिसमें एक नरेशन सी दी है। सो ही वाज अ मास्टर ऑफ नैरेटिव पोएट्री, यूजली storytelling techniques to engage readers. His poems frequently presented relatable situations, characters, and conflicts, and invited readers to contemplate deeper into it. ठीक है, तो ये चीज उनके सामने आई थी। The Witch of Cords, The Code, ठीक है, ये सारे उनके narratives हैं। The Gift, Outright, Out, ये सारे के सारे poems हैं जो एक narrative स्टाइल में, एक नरेशन स्टाइल में दिए गए हैं। So this is given in a narration style, narratives में दिए गए हैं। ठीक है, The Runaway, The Vanishing Red, Paul's Wife, Nature Poetry. So basically अब इन्होंने ये किया था, third was Nature Poetry. So Frost का there was a immense love for nature. ठीक है, shines through his poetry, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे नेचर को, और नेचर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, फिर एक्सेसिबिलिटी के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। फॉर्मल पोएट्री के बारे में लिखा है। ठीक है, फॉर्मल पोएट्री के बारे में लिखा है। थीम्स एंड चॉइस, रीजनलिज्म, तो ये वो थीम्स हैं जिसके ऊपर फ्रॉस्ट ने हैज रिटन डिफरेंट वर्क्स, डिफरेंट पोएम्स, और ठीक है, जो चीज़ें उन्होंने लिखी है। पोएटिक अवार्ड्स इनको क्या मिले हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। 4 पुलित्जर प्राइजेस मिले थे यहाँ पर। एजुकेशनल इन्फ्लुएंस, फ्रॉस्ट वाज नॉट ओनली अ पोएम बट ऑल्सो अ डेडिकेटेड टीचर, ही टॉट सेवरल यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने पढ़ाया भी है। ठीक है, एंड्योरिंग लेगेसी रही है उनकी, काफ़ी उनकी पोएम्स को चेरिश किया गया है आज तक भी। काफ़ी जगह मेरे इंस्टीट्यूशन में ही बहुत सारे कॉलेज स्कूल में पढ़ाया गया है इनकी जो पोएम्स हैं। ठीक है, प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन, फ्रॉस्ट वाज इनवाइटेड टू रीड अ पोएम एट द इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी 1961 में उनको बुलाया गया था, फर्दर सीमेंटिंग हिज स्टेटस एज अ बिलव्ड एंड रिस्पेक्टेड अमेरिकन पोएट। देन कम्स नेक्स्ट राइटर H.G. Wells. H.G. Wells was from 1866 to 1946. This is important. A pioneer in science fiction known for novels like The War of the Worlds and The Time Machine. तो ये आपको पता होना चाहिए, H.G. Wells ने ये 2 नॉवेल्स लिखे थे, वेरी गुड नॉवेल्स। ठीक है, बिटवीन साइंस फिक्शन लिखते थे बेसिकली, ब्रॉडली। तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई आपसे पूछे साइंस फिक्शन, और साइंस फिक्शन में आपको नाम दे रखा है मैच करने के लिए, तो आप लिखेंगे H.G. Wells, H.G. Wells। ठीक है, तो H.G. Wells, whose full name is Herbert George Wells, was a prolific and influential British author born on September 21, 1866. तो यहाँ पर ये कर लेते हैं, कहाँ हुआ था? ब्रॉमली, कैंट, इंग्लैंड, इनटू वर्किंग क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। Wells began his writing career as a journalist and later turned into a fiction writing. ठीक है, टाइम मशीन से डेब्यू नॉवल था 1895 में, जिसमें इन्होंने टाइम ट्रैवल के बारे में किया था, और उस टाइम पे आई एम श्योर लोगों ने इनको बिल्कुल ऐसा बोला होगा, टाइम ट्रैवल ये क्या होता है, राइट? फिर ही कंटिन्यूड टू राइट ग्राउंड ब्रेकिंग साइंस फिक्शन नॉवेल्स इंक्लूडिंग द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स 1819, इन विच
Martians invade Earth and The Invisible Man in 1897, which explores the consequences of invisibility. And The Invisible Man के ऊपर तो मूवी भी बनी है ना? चलिए, फिर वो पाइनियर साइंस फिक्शन पे करते थे. टाइम मशीन इन्होंने लिखी थी 1895 में. द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स इन 1898. इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक सो दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, लेकिन सिर्फ नाम आपको पता होने चाहिए. द इनविजिबल मैन इन 1897. द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरू इन 1896. द फर्स्ट मैन इन द मून 1901 में लिखी थी इन्होंने. दीज आर द नेम ऑफ सम गुड novels that he has written. The Shape of Things to Come 1933. The Food of Goods, sorry, the Food of the Gods and How It Came to Earth 1904. The Sleeper Awakes 1910. इन सब के प्लीज नोट्स बना लीजिएगा ढंग से. ये सारे नाम के कि कौन कौन से नाम और कौन से ऑथर ने लिखा है, कब लिखा है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये बहुत आपके एग्जाम में आने वाला है चीजें आपको. सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री, प्रिडिक्टिव विजन, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविज्म, ये कुछ थीम्स हैं जिसके ऊपर ही हैज रिटन H.G. वेल्स. एंड मेजरली इनका लेकिन वाज इनटू साइंस फिक्शन. मेजरली इट वाज इनटू साइंस फिक्शन. ठीक है जी, ये आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाता है. फिर आता है एक्सेसिबिलिटी एंड पॉपुलराइजेशन. वेल्स राइटिंग वाज नोन फॉर इट्स accessibility and ability to engage a wide range of readers. His clear straightforward prose. तो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते थे, क्लियर लिखते थे, जो समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडेबल होता था टू अ ब्रॉड ऑडियंस, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस फिक्शन. तो पहले शायद लोग इतना ज़्यादा साइंस फिक्शन नहीं पढ़ते थे, लेकिन बाद में उनके बिकॉज वो क्लैरिटी के साथ लिखते थे और ऐसे टर्म्स यूज करते थे जो समझ भी आ जाए, तो इसलिए लोगों को वो अच्छा लगता था. फिर आती हैं 18 नंबर पे मैरी शेली 1797 टू 1851 में. ठीक है, मैरी शेली वॉज अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट एंड राइटर हु इज बेस्ट नोन फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन साइंस फिक्शन. सो अगेन साइंस फिक्शन पे एक और ये जो है राइटर वो है मैरी शेली. ठीक है, इन्होंने नॉवल लिखा था फ्रैंकेनस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमीथियस, अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड. तो ये आपको अर्ली लाइफ आई डोंट थिंक सो इनके में ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैंकस्टीन और द मॉडर्न प्रोमीथियस पब्लिश्ड इन 1818 व्हेन शी वाज जस्ट 21 इयर्स ओल्ड. तो ये क्वेश्चन आपके पास बनता है कि जिनका नॉवल 21 इयर्स पे छपा था, जिसका नाम इन 1818, वो कौन थे? तो वो थे द मॉडर्न प्रोमीथियस या फ्रैंकेनस्टाइन. किसने लिखा था? मैरी शेली ने लिखा था. ठीक है, फ्रैंकस्टीन टेल्स द स्टोरी ऑफ विक्टर फ्रैंकस्टीन, a young scientist who creates scientist being through unconventional scientific methods. ठीक है, क्या उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं? तो ये हैं फ्रैंकस्टीन द मॉडर्न प्रोमीथियस इन 1818 पे इन्होंने लिखा था. प्लॉट की समरी आई डोंट थिंक सो पढ़ने की जरूरत है, बट अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप प्लॉट की समरी में पढ़ सकते हैं. ये मैंने अपने लिए बना लिए थे नोट्स, बट आई डोंट थिंक सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज इम्पॉर्टेंट कि प्लॉट समरी आपको पता हो. बट आप इसको चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं. आई गेट अ साइड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड जस्ट रीड इट कि इसमें क्या है. जस्ट हैव अ कर्सरी ग्लांस ओवर इट. ठीक है, तो इसको हमें इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, ये एक ना फेमिनिस्ट एंड सोशल थीम्स पे देखते थे, एक्सप्लोरेशन ऑफ सबलाइम एंड गॉथिक, पाइनियरिंग साइंस फिक्शन. ये आपके मेजरली जो काम वो लिखती थी मैरी शेलीज. ठीक है, तो दिस वी कैन स्किप क्विकली एंड वी कैन गो टू द 19th. जोनाथन स्विफ्ट. So Jonathan Swift was between 1667 to 1745. Jonathan Swift was an Anglo-Irish satirist. Satirist थे वो, essays थे, poet and political pamphleteer थे. Who is best known for his sharp wit and biting satirical work. He made significant contributions. उन्होंने लिखा था. Jonathan Swift was born on November 30th, 1667 में इनका जन्म हुआ था इन डबलिन, आयरलैंड. तो अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि कौन कौन है डबलिन से. देयर वाज अनदर पर्सन जो डबलिन आयरलैंड से, अभी मैंने आपको बताया था, ही वाज बोर्न देयर. वो कौन था मुझे कमेंट करके बताना इफ यू रिमेंबर. ठीक है, कौन था? ही वाज रेज्ड बाय हिज अंकल गॉडविन स्विफ्ट. ही अटेंडेड ट्रिनिटी कॉलेज इन डबलिन वेयर ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन एंड लेटर मूव टू इंग्लैंड. ठीक है, तो इन्होंने किस किस चीज़ पे लिखी है? इनका बेसिकली सटायरिकल वर्क रहा है. सो स्विफ्ट इज बेस्ट नोन फॉर हिज मास्टरी ऑफ सटायर.
His satirical works, including Gulliver's Travel, one of the best novels, ठीक है, Modest Proposal, are celebrated for their biting humor and incisive critics of society, politics, and human nature. Gulliver Travels is a timeless classic that uses fantastical journeys to explore and satirize various aspects of the 18th century England. या गुलिवर्स ट्रैवल आपने पढ़ी होगी, अगेन मैंने भी पढ़ी थी, मेरे भी स्कूल में थी, पढ़ाई गई थी हमारे को, तो वहाँ से हम इसको देख सकते हैं. सो गुलिवर्स ट्रैवल वाज इन 1726, दिस वाज रिटन. क्या थी इसके बारे में, अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये 2-3 लाइनें हैं जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो. दैट दिस सैटारिकल नॉवल इज परहैप्स हिज मोस्ट फेमस वर्क. It recounts the travel of Lemuel, Gulliver, who travels fictional lands, each of which satirizes different aspects of 18th century English society and human behavior. तो अलग अलग जगह जहाँ जाते थे उसके बारे में उन्होंने वहाँ पर बताया है. फिर A Modest Proposal in 1729, A Battle of Books in 1704, A Tale of a Tub 1704, A Drapier's Letters 1724. ये सारी इन्होंने जो नॉवेल्स हैं, ये बुक्स हैं, ये लिखी हैं, आप इनके नाम पढ़ लीजिए. फिर Directions to Servants, Predictions of the Year, An Argument Against Abolishing Christianity, ये सारे पॉलिटिकल, ठीक है, तो ये सारे लिखे हैं. फिर पॉलिटिकल पैम्फलेट्स इनके कौन कौन से थे? The Conduct of the Allies in 1711, The Examiner 1710 to 1714, The Drapier's Letter, a Letter to the Member of Parliament. ये सारे इनके क्या थे? ये सारे इनके पॉलिटिकल पैम्फलेट्स थे जो इन्होंने लिखे थे. Because he was actively engaged in politics also, and उन्होंने काफ़ी सारे पैम्फलेट्स, सीरीज ऑफ पैम्फलेट्स लिखे थे. ठीक है, A Proposal for Universal Use of Irish Manufacturer, Public Spirit of the Whigs, The Intelligencer, The Modest Proposal, Religious Writings. ये आप सारी देख सकते हैं. ये सारे इनके पॉलिटिकल पैम्फलेट्स हैं. रिलीजियस राइटिंग्स इनकी कौन सी थी? उसमें भी करी है. कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीरियोडिकल्स करा है. लेगेसी कैसी है? ठीक है, तो इनका काफ़ी सेटायर, पॉलिटिक्स, उस पर काफ़ी इन्फ्लुएंस लाया और काफ़ी सारे लोगों ने उससे इन्फ्लुएंस लेके काफ़ी सारे लोगों ने पॉलिटिकली एंड सेटायरिकली चीज़ें लिखनी शुरू बाद में कर दी थी. फिर 20th पे आते हैं हमारे ऑस्कर वाइल्ड. ऑस्कर वाइल्ड वाज बिटवीन 1854 टू 1900. ऑस्कर वाइल्ड वाज एन आयरिश प्लेयरिस्ट, नॉवलिस्ट, एसेइस्ट. अगेन उनके विथ ह्यूमर कॉन्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा जाना जाता है बिकॉज वो ह्यूमर पे ज़्यादा एम्फोसिस देते थे ऑस्कर वाइल्ड. आपने अगर पढ़ा होगा, आई हैव रेड हिम, काफ़ी सारा पढ़ा है मैंने ऑस्कर वाइल्ड, विच इज़ गुड, और बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत ह्यूमरस था. ही इज़ नोन फॉर हिज शार्प सोशल कमेंट्री, फ्लैम्बॉयंट स्टाइल एंड एंड्योरिंग लिटरेरी वर्क्स. उसके ऊपर ये लिखते थे. ठीक है, तो नोन फॉर हिज विट एंड ह्यूमर इन द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे. ठीक है, एंड हिज प्लेज लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ जी अर्नेस्ट. तो ये आप देख सकते हैं. ऑस्कर फिंगल, ओ फैलराइट, विल्स वाइल्ड वॉज, इतना बड़ा नाम है इनका. ठीक है, तो आप ये पूरा याद करते हैं. अक्टूबर 16 में अगेन डबलिन में इनका जन्म हुआ था. तो आप सारे के सारे आप इनके नाम लिख सकते हैं जो डबलिन में हुए थे. ठीक है, इनके कुछ वर्क्स देखते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895, कॉमेडीज लिखी है इन्होंने जो ये. एन आइडल हस्बैंड, लेडी विंडरमेयर्स फैन, अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, सैलोम. ठीक है, ये सारे आप लिख लीजिए, इनको लिख लीजिए फटाफट से इनको. दिस विल रियली हेल्प यू आउट, दिस विल रियली हेल्प यू आउट, राइट. सो ऑस्कर वाइल्ड के काफ़ी अच्छे हैं नॉवेल्स. अगर आपने नहीं भी पढ़े ना अभी तक, तो आपको जब भी टाइम मिले तो आप पढ़िएगा. गुड नॉवेल्स. ठीक है, ठीक है. तो एस्थेटिसिज्म, वाइल्ड वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द aesthetic movement with emphasize the pursuit of beauty and art of art's sake. He championed the idea, right? The picture of Dorian Gray is very famous, 1890 में लिखी थी. Essays and criticism, Wilde essays and literary criticism collected in works such as The Critic as an Artist, Intentions, provide insightful commentary on art, aesthetics and the role of the artist in the society. विट एंड एपिग्राम्स यूज करते थे, पैराडॉक्सेस, एपिग्राम्स. तो ये बेसिकली अब आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है व्हाट इज अ पैराडॉक्स. ठीक है, व्हाट इज एन एपिग्राम. तो ये सब हम आगे वाले सेशंस में करेंगे कि इनको क्या बोलते हैं. ये फिगर ऑफ स्पीच एंड पोएटिक डिवाइसेस. सो फिगर ऑफ स्पीच एंड पोएटिक डिवाइसेस जितनी भी हैं आपको हम ये सब करेंगे. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसमें यूज़ आपके डेफिनेटली करेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए.
ठीक है, तो बाकी ये सब तो इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं इसको, बट आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज ऑफ मच इम्पोर्टेंस. मेजरली इम्पोर्टेंस उनकी थीम्स वगैरह हैं ये जो आप पढ़ सकते हो. ठीक है. डिस्पाइट द स्कैंडल एंड पर्सनल ट्रायल्स ही endured, Oscar Wilde's work and ideas have endured and continue to celebrated for their wisdom. ठीक है. फिर these authors have left an enduring legacy on the world of literature and continue to be widely read and studied today. Their works have contributed significantly to the development of English language and its literary traditions. तो ये अब आते हैं हम थोड़े से हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर्स पे. तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में जो हमने टॉप राइटर्स करे थे उनके बारे में हम बात वैसे कर चुके हैं. तो सिर्फ मैं आपको नाम बताऊंगा यहाँ पे इस सेशन में. ओनली आई विल टेल यू द नेम्स सो दैट आपको सिर्फ उनके बारे में थोड़ा सा पता चल जाए. जैसे रविंद्रनाथ टैगोर बिटवीन 1861 टू 1940. ठीक है. ही विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913. तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. रविंद्रनाथ टैगोर गॉट इन 1913. ठीक है. हिज वर्क इंक्लूडिंग गीतांजलि आर अ फ्यूजन ऑफ पोएट्री, सॉन्ग्स एंड प्लेज. ठीक है. तो वी हैव रविंद्रनाथ टैगोर, इंपॉर्टेंट. ठीक है. अगेन अर्ली लाइफ के बारे में जानने का इतना ज़रूरी है नहीं. बंगाली पोएट थे, बहुत लिखते थे. इसके बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें पिछले वाले सेशन में हम कर चुके हैं, पिछले से पिछले वाले सेशन में, तो आप वहाँ देख सकते हैं. बट इनके नाम आप देख सकते हैं. हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स कभी कहीं नहीं, द पोएट्स टेल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज जस्ट 16 years old. अगेन सिर्फ 16 साल की उम्र में उनका ये पब्लिश हो गया था. तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हैं. ठीक है. हिज मोस्ट फेमस वर्क इज गीतांजलि, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तो गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स, उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है. बट ठीक है, ये कब पब्लिश हुआ था, दैट यू शुड नो. इट वाज पब्लिश्ड इन 1912. ऑलराइट. एंड 1913 में ही गॉट द नोबेल प्राइज. ही गॉट द नोबेल प्राइज. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है. तो ये कर देते हैं. राइट. सो अबाउट जो जितने भी ऑथर्स थे अभी तक, तो अभी हमने जो जितने भी सेशंस हुए हैं उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडिया में क्या रही थी उसकी हिस्ट्री, मेजर ऑथर्स का पार्ट 1 और मेजर ऑथर्स एंड राइटर्स का पार्ट 2, आज हमने ये चीज़ें ख़त्म कर ली हैं. तो अब आपके पास ये 4 लेक्चर्स हो गए हैं. ये चारों लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए इनके और इनको ढंग से पढ़िए. फिर हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे MCQs, सो दैट आपकी एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर योर एग्जाम. ऑलराइट. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन. Keep liking this particular channel. It's a new channel and it requires a lot of love from your side and support from your side. ठीक है. So please like it, share and subscribe and do hit the bell icon if you have not done it yet. Alright, all the best. Take care. फिर मिलूंगा आपसे अगले सेशन में. Bye bye.